नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP किस तरीके से करते हैं। SIP म्यूचुअल फंड्स में क्यों करना चाहिए, SIP म्यूचुअल फंड्स में करने के क्या बेनिफिट होते हैं और क्या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से आप अपने लॉन्ग टर्म जो आपकी वेल्थ है वो क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का अचीवमेंट म्यूचुअल फंड्स में SIP के माध्यम से कर सकते हैं। इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को लेकर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। हमने म्यूचुअल फंड्स को लेकर जो है मैजिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स नाम से एक नॉलेजेबल सीरीज लॉन्च की हुई है। उसका एक वीडियो ऑलरेडी हम जो अपलोड कर चुके हैं, उसकी लिंक में जो है वो अपने कार्ड पे दे रहा हूं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं है, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा वो वीडियो भी जाकर देखें। और आज हम जो SIP की चर्चा कर रहे हैं उसके पहले कुछ जो म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स हैं उनका आज हम फिर रिवीजन करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट ले सकें और म्यूचुअल फंड में SIP किस तरीके से करना है उसको अच्छे से समझ सकें। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड एक फाइनेंशियल फंडा देने वाला हूं। दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य प्लान करने के लिए भी आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो PPF से रिलेटेड फाइनेंशियल फंडा वीडियो के अंत में जो आपके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट में जो है एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो चलिए अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है SIP और उसका म्यूचुअल फंड से क्या संबंध है। तो उस सब्जेक्ट में जाने के लिए आज मैं आपको ले चलता हूं एक प्रेजेंटेशन की तरफ कि किस तरीके से जो है हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे रहा हूं कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर उनको उस सब्जेक्ट्स की टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स का जो पूल है, जो उनका पूल ऑफ मनी है, वो म्यूचुअल फंड्स कंपनी लेती है। उनका फंड मैनेजर जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है वो उस पैसे को जो है इन्वेस्ट करता है, अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। कौन कौन से एसेट क्लासेस होते हैं, जैसे आपका इक्विटी होता है, डेट होता है, इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड में जो एसेट क्लासेस होते हैं उनमें वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है कॉमन इन्वेस्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका अचीवमेंट हो सके, उनके जो इंटरेस्ट है उनका प्रोटेक्शन हो सके। तो ये जो एसेट्स मैनेजमेंट का काम है, ये जो कंपनी करती है, उस कंपनी को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी कहलाती है। और इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो अपनी टीम के साथ में जो है इस फंड को प्रोफेशनली मैनेज करता है। अब बात ये आती है कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल जो है टर्मिनोलॉजी होती है जिसकी अंडरस्टैंडिंग जो है कई व्यूअर्स को नहीं रहती है। तो चलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको सुनने में मिलता है जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं कि NAV, इस म्यूचुअल फंड्स की NAV इतनी है, इस म्यूचुअल फंड्स की NAV इतनी है। NAV होती क्या है? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, मतलब जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी एसेट की क्या वैल्यू है। मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जब आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी यूनिट मिलेगी, ये म्यूचुअल फंड की NAV से डिसाइड होता है। NAV जो रहती है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें जो आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी का खर्चा काटने के बाद में, उनके एक्सपेंसेस काटने के बाद में NAV का जो है उसमें हम डिवीजन करते हैं और फिर आपको नंबर ऑफ एसेट जो है म्यूचुअल फंड कंपनी एलोकेट करती है। दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल टर्म है वो है एसेट अंडर मैनेज्ड। एसेट अंडर मैनेज का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी किसी पर्टिकुलर स्कीम में कितना उसका AUM है या उस पूरी म्यूचुअल फंड कंपनी कितना टोटल एसेट मैनेज कर रही है, वो एसेट अंडर मैनेज कहलाता है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप स्टॉक होल्डर कहलाते हैं या शेयर होल्डर कहलाते हैं। इसी तरीके से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में यूनिट होल्डर कहलाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स जो है आपको असाइन की जाती हैं। आपको कितनी यूनिट जो है असाइन की जाएंगी वो डिपेंड करता है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम की क्या NAV है और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके हिसाब से आपको यूनिट डिसाइड जो है होती है। अब बात ये आती है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड है क्या ये रेगुलेटेड है। तो हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है दोस्तों, क्योंकि रेगुलेटेड जो भी मार्केट होते हैं उसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होती है, सेटलमेंट की रिस्क नहीं होती है। इसलिए हमें हमेशा जो है रेगुलेटेड मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को लेके दोस्तों जबरदस्त जो है लोगों के मन में जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज पैदा हो रही है।
इसके भी रेगुलेशन की बात चल रही है। जब इसको लेकर रेगुलेशन का फ्रेमवर्क आएगा तो हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड मार्केट को जो है, म्यूचुअल फंड्स को जो है वो सेबी रेगुलेट करता है, पर इसमें आपने एक एमफी के बारे में भी सुन रखा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। बेसिकली जो एमफी है वो नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेबी के प्रीव्यू में अंडर में ऑपरेट होता है। एमफी की वेबसाइट में आपको जाके जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनकी कौन कौन सी स्कीम्स ऑपरेट हो रही हैं, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस, एनएवी वगैरह और कंप्लीट डिटेल जो है वो आपको एमफी की वेबसाइट में मिल सकती है। तो इसलिए आपको एमपी की वेबसाइट में जाके ये सारी चीजों का फायदा आपको उठाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के जो है म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो है बहुत सारे होते हैं, पर हम कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनकी आज चर्चा करेंगे। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि शेयर्स में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। डिवेंचर या डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, डिवेंचर पेपर्स है, कंपनीज की भी जो कॉर्पोरेट एफडीज आती हैं उनमें जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड्स कहलाता है। तीसरी बात आती है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो मनी मार्केट के, दोस्तों एक मनी मार्केट होता है जिसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मनी मार्केट में जैसे कि अगर आरबीआई का ट्रेजरी बिल होता है, इसके अलावा कमर्शियल पेपर्स होते हैं कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, और भी कई तरीके के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसमें जो है लिक्विड फंड्स इन्वेस्टमेंट करता है। एक हाइब्रिड फंड होता है। हाइब्रिड फंड जो है इक्विटी, डेट और लिक्विड इनका कॉम्बिनेशन होता है। इसमें कई बार इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड भी होता है, कई बार डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड भी होता है। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। और कुछ आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में भी सुन रखा है जो एक्सचेंज पे ट्रेड भी होते हैं, तो इनकी भी हम चर्चा अलग से डिटेल में करेंगे। आज समझने के लिए हमने केवल इनकी जानकारी ली है। अब इसके बाद दोस्तों आता है कि कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं। स्कीम्स कई तरीके की म्यूचुअल फंड्स में होती हैं, जैसे ओपन एंडेड स्कीम है, क्लोज एंडेड स्कीम है और एक रेगुलर इंटरवल स्कीम भी होती है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब होता है ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो लगातार ओपन होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनमें इन्वेस्टर कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओपन एंडेड स्कीम कहलाती हैं। क्लोज एंडेड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जो एक सर्टेन पीरियड के लिए ओपन होती है और फिर ये क्लोज हो जाती है, तो उस पीरियड के अंदर ही इन्वेस्टर को इनमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इनका एक कॉम्बिनेशन होता है जो इंटरवल एंडेड स्कीम कहलाती है। इनमें कुछ समय के लिए ये ओपन एंडेड होती है और कुछ समय के लिए फिर ये क्लोज हो जाती है। तो ये स्कीम्स की बात हो गई। इसके बाद जो है आपके सामने कौन कौन से प्लान का ऑप्शन रहता है, किन प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट प्लान होता है और एक रेगुलर प्लान होता है। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट प्लान में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उसकी वेबसाइट पे जाके उसके एप्लीकेशन के माध्यम से बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम दिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें रिटर्न जो है रेगुलर प्लान की तुलना में ज्यादा आता है, क्योंकि स्वाभाविक है इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है वो आपके फंड से नहीं कटता है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो भी कमीशन जाता है वो सारा आपके पैसे से ही जाता है इन्वेस्टर्स। इसके अलावा जो रेगुलर प्लान होते हैं, रेगुलर प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूटर की मदद मिलती है और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार से दो प्लान ऑप्ट करने का ऑप्शन आपके पास में होता है दोस्तों। पर हमारे पास जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होता है, इसलिए जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए, डायरेक्ट प्लान के माध्यम से आप ज्यादा रिटर्न जो है मार्केट में कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें फॉर्म में जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए कई तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन, डिविडेंड पे आउट या दोनों का कॉम्बिनेशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसमें एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में कितना एप्रिसिएशन हुआ, उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है आपके प्रिंसिपल की, ये कैपिटल एप्रिसिएशन कहलाता है। डिविडेंड पे आउट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, उनको कंपनी जो एक सर्टेन स्कीम्स लाती है जिसमें एक सर्टेन इंटरवल के बाद में डिविडेंड दिया जाता है, तो वो डिविडेंड पे आउट म्यूचुअल फंड स्कीम्स कहलाती है और ये ऑब्जेक्टिव ऐसे इन्वेस्टर्स का पूरा होता है। तीसरा जो होता है इनका कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें आपका कैपिटल भी एप्रिशिएट होता है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद में जो है आपको डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करती है। तो ये भी एक जबरदस्त ऑब्जेक्टिव होता है जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट है दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, कुछ की आज हम चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। पहला, चूंकि आपके पास इतनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं होती, आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं होती जो फंड मैनेजर्स के पास में होती है या उनकी टीम के पास में होती है, इसलिए आपका फंड का जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से होता है। दूसरी बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की। दोस्तों हम सभी ने सुन रखा है कि सारे अंडे जो है हमें एक ही जगह नहीं रखने हैं, सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह हम
कभी भी नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है, अक्रॉस सेक्टर्स होता है, अक्रॉस कंपनीज होता है। मान लीजिए फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल की वेरियस कंपनीज में जो है ये फंड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरीके से एक सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन, एक स्टॉक बाय डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, एसेट बाय डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। ये बहुत टेक्निकल बातें हैं दोस्तों जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो अभी आपको समझने के लिए जरूरी है कि आपका फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड होकर इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरा जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसके लिए बहुत सारे जो सारे इन्वेस्टर्स वो पैसा लगाते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होती है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। चौथा जो बेनिफिट है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का है, जो टोटल एक्सपेंस वगैरह जो म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है वो काफी लो है कंपेयर देन अदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इनकी चर्चा भी हम डिटेल में बाद में करेंगे। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब सीधा ये होता है कि कभी भी आप इंटर कर सकें और कभी भी एग्जिट कर सकें। तो ये भी म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट होता है। लिक्विडिटी का हमेशा हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह आती है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है आपका इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे आपसे फीस चार्ज करती है। जो फीस चार्ज करती है वो टोटल एक्सपेंस रेशियो कहलाता है दोस्तों। इसमें फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, जो फंड मैनेजर उसकी टीम होती है उनकी सैलरीज के एक्सपेंसेस होते हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, कई मिसलेनियस चार्जेस होते हैं। अभी करंट में जो है 1 से 2.25% के बीच में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में और 1 से 2% के बीच में करीब करीब डेट के बीच में ज्यादातर कंपनी जो है वो उनका टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है। इसके अलावा एंट्री लोड और एग्जिट लोड का भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। जनरली एंट्री लोड आज के समय स्कीम्स में निल होता है, पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। अगर आप एक सर्टेन पीरियड के भीतर उस फंड को रिडीम कर लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा दोस्तों। इन पे ध्यान रखना चाहिए, अमाउंट आपके रिटर्न को कम करता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो, किस तरीके का पोर्टफोलियो होता है, कितना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, कितना डेट में है, इक्विटी में तो किस सेक्टर में कितना कॉम्पोजिशन है, ये सारी चीजों को भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। चौथी बात आती है कि जो आपको रिटर्न मिलता है उसमें किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट होगा। कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उनको टैक्स ट्रीटमेंट नहीं पता रहता और फिर वो परेशान होते हैं, कहीं सीए के चक्कर लगाते हैं, कहीं किसी से पूछते हैं। तो इसलिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट के पहले किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट आएगा उसकी चर्चा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और साथ ही साथ में सीए से करना चाहिए। इसको लेकर हम कोशिश करेंगे कि एक अलग से वीडियो बनाए जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, इनकी चर्चा डिटेल में करना पड़ेगी। अब पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, उस कैटेगरी का वर्स्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है और एवरेज म्यूचुअल फंड कौन सा है और उनमें किस तरीके से रिटर्न का डिफरेंसेस है, ये जरूर कंपैरिजन करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे आप जाके जो है इसमें कर सकते हैं, जैसे moneycontrol.com है, वैल्यू रिसर्च है, AQLS, कई ऐसी साइट्स मिल जाएंगी आपको जहां पे जाके आप ये सब कंपैरिजन देख सकते हैं। दोस्तों आपका ये हार्ड एंड मनी पैसा है, इसलिए इन सारी चीजों की आपको जानकारी जरूर होना चाहिए। अब हम कुछ रिस्क के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारी ऐसी रिस्क होती हैं जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई रहती है। कई लोग ये सोचते हैं कि साहब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं तो ये सेफ इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा नहीं है, इसमें भी रिस्क रहती है। म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये लाइन आपको हर जगह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मिलेगी। इसका मतलब है कि जो आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट रिस्क से जो है एक्सपोजर लिए रहते हैं और उनमें मार्केट रिस्क रहती है। कई अदर तरीके की जो इंपॉर्टेंट रिस्क है उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला जो है वो महंगाई की रिस्क है, जिसको हम इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं। महंगाई के साथ में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम होती है, उसका असर पड़ता है। इन्फ्लेशन का असर जो है मार्केट के ऊपर भी पड़ता है और डेट मार्केट के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए इस पे हमें हमेशा नजर रखना चाहिए। दूसरा इंटरेस्ट रेट, जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है कि अभी जो जैसे 8 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें किस तरीके से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इस तरीके से इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा, उसका भी आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है असर पड़ता है। तीसरी जो रिस्क है वो है एक्सचेंज रेट से रिलेटेड रिस्क है, जिसका 100% आपके जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है। जियोपॉलिटिकल रिस्क मतलब किस तरीके के कभी असेंबली के रिजल्ट्स आते हैं, कभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट्स आते हैं, या कोई जियोपॉलिटिकल कभी कोई बात या किसी तरीके की टेंशन होती है उसका मार्केट के ऊपर असर पड़ता है, फिर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को वो प्रभावित करता है। रेगुलेटरी रिस्क, जैसे सेबी है, आरबीआई, जब ये रेगुलेटरी चेंजेस करते हैं उसका भी आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है, वो रेगुलेटरी रिस्क कहलाती है। कुछ लीगल रिस्क होती है, जैसे पार्लियामेंट ने कोई रूल बना दिया या किसी तरीके के अदर इंटरनेशनल रूल होते हैं, उनका भी आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ता है। इसके अलावा मार्केट रिस्क होती है, मार्केट में जिस तरीके से मूवमेंट होता है, वॉलेटिलिटी रहती है, उसका असर होता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे क्रिसिल है, इकरा केयर, ऐसी कई रेटिंग होती हैं जो अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट को या मार्केट को जो कंपनीज को जो क्रेडिट देती हैं, क्रेडिट अलॉट करती हैं,
अलग अलग क्रेडिट देती है, जैसे कई जगह आपने अंडरवेट, ओवरवेट, न्यूट्रल, हैवीवेट ये सब सुन रखा होगा, ए प्लस ए माइनस, बी प्लस बी माइनस। इनका जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका असर पड़ता है। इसके अलावा जो है बिजनेस और ऑपरेशनल रिस्क होती है। बिजनेस और ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे रिलायंस कैपिटल में जो इंसॉल्वेंसी हो रही है, ये भी एक प्रकार की बिजनेस रिस्क है, जैसे यस बैंक में हुआ। ये सब बिजनेस और ऑपरेशनल रिस्क होती है, जिसका म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट आपका होता है उसके ऊपर असर होता है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं एसआईपी। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों म्यूचुअल फंड में या तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक साथ अपना सारा पैसा लगा सकते हैं, या एसआईपी के माध्यम से एक रेगुलर इंटरवल में जब आप पैसा लगाते हैं तो वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये फ्रीक्वेंसी मंथली भी हो सकती है और क्वार्टरली भी हो सकती है। दोस्तों चलिए, अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि म्यूचुअल फंड में क्या हमें एसआईपी के माध्यम से पैसा लगाना चाहिए या लमसम। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपको एसआईपी के माध्यम से पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि एसआईपी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप टैक्स प्लानिंग के लिए 1.5 लाख रुपए का आपने प्लान किया है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको अगर मंथली एसआईपी करना है तो फिर आपको 12 से म्यूचुअल फंड में जो आपने अमाउंट डिसाइड किया 1.5 लाख रुपए को डिवाइड करेंगे तो 12,500 रुपए की जो एसआईपी का अमाउंट बनेगा। अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो फिर इसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, और जो अमाउंट निकल के आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो 37,500 रुपए का होगा। 37,500 का जो है वो अमाउंट निकल के आएगा। इस तरीके से आप जो है एसआईपी कर सकते हैं। अब प्रश्न यही आता है कि हम एसआईपी क्यों करें, क्यों ना हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके फ्री हो जाए। तो नहीं दोस्तों, एसआईपी ही करना है म्यूचुअल फंड में एसआईपी के, क्योंकि जो बेनिफिट है विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। एसआईपी को लेके दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक जबरदस्त बात बोली थी एसआईपी को लेके, कि अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। और अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड है, 8वां चमत्कार है इस वर्ल्ड का दोस्तों। तो 100% ये 8वां चमत्कार है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कहीं पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपको 10% का एनुअल जो है ब्याज मिला, तो एक साल के बाद जो उसकी वैल्यू है वो 1,10,000 रुपए हो जाती है। अब ये जो 10,000 रुपए आपको जो इंटरेस्ट मिला है, अगर आप इसको विड्रॉल कर लेते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। पर अगर नेक्स्ट ईयर में आप 1,10,000 रुपए को री इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है उस पर अगला इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहलाती है दोस्तों। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप 15-20 साल के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में करते हैं तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न विल बी जनरेटेड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर बहुत सारे कैलकुलेटर आपको जो है गूगल पे सर्च आप करेंगे तो आपको मिलेंगे। उसमें जाके आप 100% कैलकुलेट करिए कि 10%, 15% में अगर 20 साल 25 साल के लिए आप इतने की एसआईपी करते हैं तो कितना कॉर्पस जनरेट हो सकता है। आप नंबर देख के चमत्कारिक रूप से चौंक जाएंगे दोस्तों। जो नंबर निकल के आते हैं वो माइंड बॉगलिंग नंबर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अलावा और भी बेनिफिट्स हैं। तो 100% है। दूसरा जो है कॉस्ट एवरेजिंग का है दोस्तों। स्टॉक मार्केट के किसी भी मार्केट को बॉटम और टॉप पे जो प्रोडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई बोलता है कि वो आपको मार्केट का टॉप और बॉटम बता सकता है तो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट अभी 18,000 पे है निफ्टी, कभी मार्केट जो है 10,000 पे था निफ्टी, तो जब आप एसआईपी करते हैं तो 10,000 रुपए पे भी आपकी यूनिट्स आती है और 18,000 पे भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरीके से लगातार आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट एवरेजिंग होती है और आपकी जो कॉस्ट ऑफ परचेस है वो लगातार एवरेज होती है। तो ये जो है एसआईपी का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अलावा। तीसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए आप 1,000 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, आपको मार्केट में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अभी नहीं बैठ पा रहा है, तो आपकी इनिशियल कॉस्ट काफी कम रहती है। आप 1,000 रुपए 2,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसके अमाउंट को जो है ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपकी जो है सैलरी या आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। चौथा बेनिफिट ये है, इसमें आप अमाउंट और डेट के प्रेफरेंसेस भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 5 तारीख को 4 तारीख को सैलरी मिलती है तो आप जो है उसके बाद की डेट ले सकते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों को मान लीजिए 15 तारीख को जो है सैलरी मिलती है तो उसके बाद की डेट ले सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप चाहें तो ईसीएस की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। ईसीएस का मतलब ये होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ जाता है और एक सर्टेन डेट को सर्टेन अमाउंट जो आप डिसाइड करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो है डेबिट हो जाता है। तो आपको किसी तरीके के चेक लगाने या एजेंट्स के चक्कर लगाने की जरूरत
नहीं होती। तो ये भी एक जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। कई लोगों के दिमाग में जो है एसआईपी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे एक जो क्वेश्चन जो ज्यादातर निकल के आता है कि जब आप एसआईपी करते हैं तो उसमें 10 साल 15 साल के लिए एक ऑप्शन आता है और वो आपको फिल करना पड़ता है कि आप 10 साल के लिए करेंगे एसआईपी या 15 साल के लिए करेंगे या 5 साल के लिए करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें बंध गए या कंपलसरी हो गया आपको कि आपको जो है एसआईपी 10 साल 5 साल के लिए करना है। अगर आपको लगता है कि आप एसआईपी बंद करना चाहते हैं तो आप बंद कर सकते हैं। जिस मंथ में आप जो इसकी रिक्वेस्ट देंगे उसके अगले महीने से आपकी एसआईपी डीएक्टिवेटेड हो जाएगी और उस मंथ में जिस मंथ में आप रिक्वेस्ट रेज करेंगे उस मंथ में आपकी एसआईपी कटेगी। इसके अलावा दूसरा जो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगला क्वेश्चन लोगों के मन में आता है कि क्या जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है क्या इसमें रिटर्न गारंटेड है? तो नहीं दोस्तों, मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरीके का कोई रिटर्न गारंटेड नहीं होता। और अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है तो फिर वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। मार्केट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं ईसीएस की, हमने ऑलरेडी चर्चा की है। हमेशा ईसीएस करके रखना चाहिए, उसको आप कभी भी जो स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड कर सकते हैं। आप मंथली से स्टार्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली पे जा सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके आपको जो है एसआईपी का अमाउंट जो है बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों हमने म्यूचुअल फंड्स को लेके जो है इस वीडियो में एसआईपी म्यूचुअल फंड के बेसिक्स की लगातार चर्चा कर ली है। आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे इसमें एडवांस आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को और डिटेल में आपको समझाएंगे ताकि आप धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और साधारण लोगों को ध्यान में रख के दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम से एडवांस चीजें आपको ना समझाऊं, बहुत बेसिक सभी समझा रहा हूं। आगे जो वीडियो जैसे जैसे सीरीज में बढ़ेंगे तो हम एडवांस चर्चा भी करेंगे। चलिए अब बात दोस्तों आ रही है कि जो हमने पीपीएफ को लेके जो है आपसे कमिट किया है कि हम पीपीएफ को लेके आपको एक फाइनेंशियल फॉर्मूला, एक फाइनेंशियल फंडा जो है इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो उसकी बारी है दोस्तों। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये एक टैक्स एग्जेम्प्टेड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एटीसी और इसके अलावा जो आपको कॉर्पस और जो इंटरेस्ट जनरेट होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये ट्रिपल ई कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग में, अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी मैरिज प्लानिंग में आप पीपीएफ का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। पीपीएफ में जो फंडा आज मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि जब भी आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना है कि पीपीएफ में जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो 1 से 5 तारीख के बीच में करना है दोस्तों। 1 से 5 तारीख के बीच में, क्योंकि इसमें जो ब्याज का कैलकुलेशन होता है, जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, वो 5 तारीख से लेके महीने की जो लास्ट तारीख होती है उसके बीच का जो लोएस्ट बैलेंस होता है उसको लेके ब्याज का कैलकुलेशन होता है। तो 5 तारीख के बाद जो भी अमाउंट आप इसमें डालेंगे पर उसका कोई इंटरेस्ट का बेनिफिट उस महीने में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, पूरे महीने का इंटरेस्ट भी आप लेना चाहते हैं, तो आपको 1 से 5 तारीख के बीच में पीपीएफ की ईसीएस लगाना है और इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। पीपीएफ दोस्तों एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हर हाल में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये डाइवर्स इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का एक जबरदस्त टूल है। तो है ना दोस्तों ये फायदे का सौदा। ऐसे लगातार छोटे छोटे फाइनेंशियल फॉर्मूले, फाइनेंशियल फंडे मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आपका ये जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, आपके जीवन में जो फाइनेंशियल फ्रीडम की आपकी जो जिज्ञासा है उसको पूरा करने में मैं आपकी मदद करूंगा। टोटल सभी तरीके की चीजें जो है दोस्तों हम एनालाइज कर रहे हैं। हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात कर रहे हैं और इसके बाद दोस्तों जो ट्रेडर्स हैं या जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कई बार मार्केट में आपने देखा गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स के पांव फूल जाते हैं, पैसा बाहर कर लेते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं जब पोर्टफोलियो की वैल्यू 20% 25% गिर जाती है। कोरोना काल का समय सभी को याद है जब मार्केट पानी की तरह गिरते हुए 7,500-8 हजार के लेवल तक स्लिप हो गया था। बहुत से लोगों ने जो है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एग्जिट कर लिया था। ऐसे टाइम पे किस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट चमत्कार के रूप में आपके पोर्टफोलियो को हेज कर सकता है, आपके पोर्टफोलियो को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो हमारी जो अगली सीरीज इस वीकेंड में हम शुरू कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स की दुनिया क्या होती है, किस तरीके से फ्यूचर और ऑप्शन के माध्यम से आप हेजिंग कर सकते हैं, किस तरीके से फ्यूचर और ऑप्शन के माध्यम से दोस्तों आप राजा भी बन सकते हैं और रंक भी बन सकते हैं अगर सही तरीके से आप डेरिवेटिव मार्केट का यूज नहीं करेंगे। किस तरीके से इसमें स्पेकुलेशन करना है, किस तरीके से इसमें आर्बिट्राज करना है, किस तरीके से इसमें हेजिंग करना है, ये सारी चीजों की हम एक जबरदस्त चर्चा करने वाले हैं अपनी उस सीरीज में। तो डेरिवेटिव्स की दुनिया में
इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आप सभी का स्वागत करेंगे इस वीकेंड पे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने में हमारी मदद करें। और अगर आपके सजेशन और फीडबैक है हमें ईमेल के माध्यम से, साथ ही साथ हम जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करने वाले हैं, उसके माध्यम से दोस्तों ये जबरदस्त कंटेंट आपके सामने आज हमने प्रस्तुत किया है। और आपने जो इस कंटेंट को देखने के लिए अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं अभिषेक उपाध्याय आज के वीडियो का साइन अप करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।